हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जिसमें ईंटें का मतलब होता है नॉर्मली ईंट, जिससे घर बनाया जाता है, और मनके का मतलब होता है एक प्रकार का मोती या माला, तथा अस्थिया का मतलब होता है मृत शरीर का हड्डियाँ। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हम कहाँ पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में कब से कब तक रहा था। तो हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में रहा था। अब ईसा पूर्व का मतलब यह होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल को ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को ईसवी बोलते हैं। आज का इस सेशन का आपका पहला टॉपिक यह है कि इतिहास किसे कहते हैं। चलिए इतिहास पढ़ने जा रहे हो, इसलिए आपको इतिहास के बारे में कुछ तो बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो आज का आपका पहला टॉपिक यह है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का अर्थ है कि अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जिसमें अतीत शब्द का मतलब होता है कि बीती हुई समय में जो घटना घट चुका है उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना ही इतिहास कहलाता है। इसका सिंपल सी मतलब बोलूँ तो बीती हुई समय में जो समय बीत चुका है उसमें जो घटना घट चुका है उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना ही इतिहास कहलाता है। चलिए इतिहास का दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इतिहास का दूसरा डिफिनेशन यह है कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। जैसे मानव जाति से संबंधित इतिहास ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव से संबंधित पिछली घटना, जो घटना बीत चुका है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा आपका टॉपिक यह है कि इतिहास का अध्ययन करके हम यह जान पाते हैं कि दुनिया कैसे विकसित हुए, पहले लोग कैसे रहते थे और क्या बदलाव हुआ। इतिहास से पढ़ के तो हम जान पाते कि जैसे कि मान लो हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे अपने जीवन निर्वाह करते थे। ये मालूम हमें किन चीज़ से मिलता है, तो इतिहास से पढ़ के तो मालूम होता है। तो वही लिखा है, इतिहास के अध्ययन करके हमें यह जान पाते हैं कि दुनिया कैसे विकसित हुए, पहले के लोग कैसे रहते थे और क्या बदलाव हुआ है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि इतिहास शब्द इति प्लस हास शब्द से मिलकर बना हुआ है। जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई तथा हास शब्द का अर्थ होता है घटित हुई कहानी। इस लाइन का मतलब इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इति और दूसरा है हास शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई समय, इति का अर्थ होता है बीती हुई समय, तथा हास शब्द का अर्थ होता है घटित हुई कहानी। इसलिए इतिहास का डेफिनेशन दिया जाता है कि बीती हुई समय में जो घटना घट चुका है उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना ही इतिहास कहलाता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। जो इतिहास शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। जैसे हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया, उर्दू भाषा हो गया, वैसा ही एक ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या पूछताछ। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में किया था। जो इतिहास शब्द है उसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? यूनान का रहने वाला व्यक्ति था। यूनानी शब्द का मतलब होता है कि यूनान का रहने वाला व्यक्ति को यूनानी बोलते हैं, और इतिहासकार का मतलब होता है कि जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं उसे इतिहासकार बोलते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? तो द हिस्ट्रीज में किया था। इन्हें इतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। यहाँ सबका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बतला देना कि हेरोडोटस को। इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। किस पुस्तक में? तो द हिस्ट्रीज में किया था। चलिए आपका अगला टॉपिक यह है कि सभ्यता किसे कहते हैं। चलिए सभ्यता का अर्थ है कि एक उन्नत का मतलब होता है विकासशील,
विकास कर रहा है। और संगठित, संगठित का मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग जिसमें मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक निश्चित तरीके से जीवन जीते, उसे ही सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का अर्थ होता है कि एक उन्नत, उन्नत का मतलब विकासशील और संगठित, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ के अपना मिलजुल कर अपना जीवन जीते और एक निश्चित तरीके से, उसे ही सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का दूसरा डेफिनेशन यह भी है, सभ्यता वह है जो हम बनाते और जो हमारे पास है। जैसे हो गया बंगला, गाड़ी, सड़क, भोजन, वस्तु आदि सभ्यता के सूचक में माना जाता है। सभ्यता वह है जो हम बनाते, जैसे हम कुछ भी चीज को निर्माण किए वो सभ्यता के सूचक में माना जाता है। जो हमारे पास है, कुछ भी चीज जो हमारे पास है वो सभ्यता के सूचक में माना जाता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है कि विश्व की मुख्य सभ्यता। विश्व की मुख्य सभ्यता 1920 से पहले ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थे। ऐसा इसीलिए कि 1920 से पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, लेकिन मिस्र की सभ्यता का और मेसोपोटामिया की सभ्यता का और चीन की सभ्यता का खोज हो गया था। इसीलिए इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। परंतु, परंतु का मतलब होता है लेकिन, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई, तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। 1921 ईस्वी में खोज हुई, तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। यहाँ से आपको एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है, तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन भी माना जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता चीन के समकालीन सभ्यता नहीं माना जाता है। समकालीन शब्द का मतलब होता है कि दोनों सभ्यता एक समय पर विकसित था, तो इसीलिए कहा जाता है कि चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता था। जिस समय चीन की सभ्यता था उस समय हड़प्पा सभ्यता नहीं था, और जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय चीन की सभ्यता नहीं था, इसलिए एक दूसरे को समकालीन नहीं माना जाता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि आपका VVI टॉपिक यह है कि पुरातत्व क्या है। बार बार एग्जाम में आता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ, गर्भ का मतलब मतलब पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहा। पुरातत्व का मतलब होता है पुरातत्व वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों को, मतलब पहले के लोगों को, अतीत शब्द का मतलब मतलब कि पहले के लोगों के भौतिक जीवन, कि वो अपना जीवन कैसे जीते थे, क्या चीज़ अपना जीवन जीने के लिए बनाया था, उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पुरातत्व किसे कहते हैं। अब आपका अगला टॉपिक यह है कि पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों का उत्खनन। किसी भी स्थल पर पहले पुरातात्विक लंबा उत्खनन करता है। पुरातात्विक शब्द उनके लिए प्रयोग होता है जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, उसे पुरातत्विद कहते हैं। तो किसी भी स्थल पर पुरातत्विद पहले लंबा उत्खनन करते हैं। लंबा का मतलब बहुत समय तक उत्खनन करते, उस सभ्यता के बारे में खोदते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे विभिन्न सभ्यता मतलब अलग अलग सभ्यता के प्राचीनतम शब्द का मतलब होता है कि कितना पुराना है उसका पता चलता है। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वो उतनी ही प्राचीन होता है। मतलब पुरानी चीज, पुरानी शब्द, पुरानी वस्तु जितनी गहराई का मतलब होगा जितनी अंदर पृथ्वी के प्राप्त होता है वह उतने ही प्राचीन माना जाता है। प्राचीन का मतलब होता है वो उतने ही पुराना माना जाता है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपका अगला टॉपिक यह है कि पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं। तो वह व्यक्ति जो पुरातात्विक उत्खनन करता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को दुनिया के सामने प्रकट करता है, उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं। ये आपको वह व्यक्ति जो पुरातत्विक पुरानी चीज़ों का उत्खनन करता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को दुनिया के सामने मतलब दुनिया को बतलाते हैं, उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने, उसको हम पुरातत्वविद कह सकते हैं। जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। चलिए आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे कैसे हुआ। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख
चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीला का उल्लेख किसने किया? तो चार्ल्स मैसन द्वारा। 1826 ईस्वी के बाद फिर 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बंटन एवं विलियम बंटन नामक अंग्रेज को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1826 के बाद 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बंटन एवं विलियम बंटन दो नामक अंग्रेज को कुछ पुरातात्विक अवशेष पुराने चीज प्राप्त हुई। फिर 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए। 1856 के बाद 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए। फिर 1912 में जे फ्लीट महोदय ने यहाँ से प्राप्त पुरावस्तु के आधार पर एक लेख लिखा। 1873 के बाद 1912 ईस्वी में जे फ्लीट महोदय ने यहाँ से जो प्राप्त पुरावस्तु माने पुराने चीज के आधार पर एक लेख लिखा। फिर भी कनिंघम एवं फ्लैट महोदय हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा। फिर भी 1912 ईस्वी में जे फ्लीट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त पुरावस्तु के आधार पर एक लेख लिखा। फिर भी जनरल कनिंघम एवं फ्लैट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व के हड़प्पा सभ्यता के बारे में मूल्यांकन करने में असमर्थ का मतलब असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं लगा सका, इसीलिए कि उनका मानना यह था कि भारत के इतिहास परराम गंगा की घाटी पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। उसका मानना यह था कि भारतीय इतिहास के परराम गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इनका यह मानना था। हड़प्पा सभ्यता के खोज में असफल रहा इन्हीं कारण से कि इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व को पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पता लगाने का श्रेय किससे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। क्यों जाता है? क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर हड़प्पा मुहरे प्राप्त किए और हड़प्पा सभ्यता की खोज में सफल रहा। 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन माने पुरानी चीज़ों का उत्खनन कर हड़प्पा मुहरे प्राप्त किया और हड़प्पा सभ्यता के खोज में सफल रहा। अब आप जान गए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, इसका कहानी था खोज कैसे हुआ। फिर दूसरे मतलब 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। फिर उसके एक साल बाद ही 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थान मतलब मोहनजोदड़ो कहाँ है? यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना, यहाँ पर प्राप्त गलती है, यहाँ पर टाइपिंग हो गया, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के एक के बाद एक बहुत नगरों का खोज हुआ। 1921 ईस्वी के बाद 1922 ईस्वी में यहाँ पर राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इनका खोज मोहनजोदड़ो का खोज किया। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काने जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर है। इस प्रकार एक के बाद एक हड़प्पा सभ्यता का बहुत नगरों का खोज हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पूरी जानकारी मिला कि कैसे कैसे ये सभ्यता था। अब यहाँ पर एक नोट है कि पिगत महोदय हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत का मतलब होता है बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बतलाया। इनके बीच की दूरी जो है 670 किलोमीटर बताया है। पिगत महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत का मतलब बड़ा साम्राज्य का एक जुड़वा राजधानी बतलाया है। इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बतलाया, तो आपको याद रखना है पिगत महोदय ने। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग नामों से जाना जाता है जो निम्न है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नामों से जाना जाता है जो निम्न है। निम्न का मतलब एक एक के बाद है। चलिए पहले हड़प्पा सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है?
तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता था कि सिंधु घाटी के जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसका सबसे शुरुआती अवशेष कहाँ हड़प्पा में मिला था और वहीं से हड़प्पा सभ्यता का मालूम चला, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और इनका ज़्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे ही था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का ज़्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और ये लोग ज़्यादातर व्यापार सिंधु नदी के रास्ते से ही किया करते थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। अब आपका तीसरा नंबर है कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता किस लिए कहा जाता था? तो इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि इन्हीं युग में तांबे एवं टीन की खोज हुई। किस युग में तांबे एवं टीन की खोज हुई? तो हड़प्पा सभ्यता में। और तांबे एवं टीन को पिघलाकर कांस्य की खोज किए गए, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग सभ्यता किस लिए कहा जाता है? अब आपका रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। किस क्षेत्र में? त्रिभुजाकार क्षेत्र में, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी। यह सभ्यता जो वर्तमान भारत है, उत्तर में जम्मू कश्मीर जो भारत में है, जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली हुई थी। यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना बड़ा था। ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को सम्मिलित क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक था। जो मिस्र की सभ्यता है ना उससे 20 गुना बड़ा था और मिस्र और मेसोपोटामिया को दोनों को मिलाकर देखे तो हड़प्पा सभ्यता उससे 12 गुना अधिक बड़ा था। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जानकारी किन किन चीज़ों से मिला है। तो पहला है आवास। आवास का मतलब होता है निवास स्थान। आभूषण का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं कि लोग सब आभूषण का शौकीन कितना होता है। औजार का मतलब होता है कि वो अपने जीवन को जीने में किन किन औजारों का प्रयोग करते थे। और मुहरे का मतलब होता है जैसे कि आज हम एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जैसे पासपोर्ट बनाते हैं उसी प्रकार का एक मुहरे होते हैं। इमारतें का मतलब होता है घर। और खुदाई में मिले सिक्के, खुदाई हुआ उससे मिले सिक्कों से भी हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का स्रोत मिलता है और जानकारी मिलता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न नगर मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर है वह इस प्रकार है। इस प्रकार का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ। जैसे में हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर है तो कौन सा नगर का खोज कब हुआ, कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, खोजकर्ता का नाम क्या है, तो वही दिया गया है। चलिए हम आपको दिखलाते। पहिलका है। पहिलका देखिए यहाँ पर खोज का वर्ष है, यहाँ पर नगर है, कौन सा नगर कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पुरातत्विद खोजकर्ता। पुरातत्विद का मतलब होता है कि उस नगर को किसने खोजा। जैसे कि हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा। चलिए 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? पंजाब के पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? दयाराम साहनी ने। आपको ये याद रखना है, हर हाल में आपको ये याद रखना है। चलिए आपका दूसरा है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? सिंध मतलब
सिंध में, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने किया? तो आर.डी. बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने। इसको शॉर्टकट में हम आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, आर.डी. बनर्जी। चलिए 1931 ईस्वी में किसका खोज हुआ? तो चनहुद्रो का। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो सिंध के पीए के मतलब पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज किसने किया? तो एन.जी. मजूमदार ने। चलिए अब आपको अगला है कि 1925 में कालीबंगा का खोज हुआ। 1925 में किसका खोज हुआ? कालीबंगा का। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, इंडिया में है। किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसका खोजकर्ता का नाम है ब्रजवासी लाल। चलिए अब आपका यह है कि 1945 में लोथल का खोज हुआ। 1945 ईस्वी में किसका खोज हुआ? लोथल का। यह स्थान है इंडिया में, गुजरात में। इंडिया का राज्य गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे, एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो आपको इसको याद रखना है। इसका खोजकर्ता का नाम है एस आर राव ने। चलिए 1958 ईस्वी में आलमगीरपुर का खोज हुआ। यह स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता का नाम है यश दत्त शर्मा ने। चलिए अब आपका अगला टॉपिक यह है कि 1973 ईस्वी में बनावली का खोज हुआ। कितना ईस्वी में? 1973 में बनावली का खोज हुआ। यह हरियाणा में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। इसका खोजकर्ता का नाम है रविंदर सिंह बिष्ट। अब 1990-91 ईस्वी में धौलावीरा का खोज हुआ। यह स्थित है गुजरात में। किस नदी के किनारे? लूनी मंसर नल्ला के किनारे। लूनी मंसर एक नल्ला का किनारे स्थित है। इसका खोजकर्ता का नाम है रविंदर सिंह बिष्ट। अब चलिए राखीगढ़ का। राखीगढ़ कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। इसका खोजकर्ता का नाम है सूरज भानी। इसका नदी और ईस्वी नहीं दिया गया है, तो हम अपने मन से नहीं बतला सकते हैं। चलिए अब आपका अगला टॉपिक, इस चार्ट को आपको हर हाल में याद रखना है। यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लगभग 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चलिए आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नगरों से प्राप्त पुरावस्तु। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर लिखा रहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नगरों से प्राप्त पुरावस्तु। पुरावस्तु का मतलब होता है पुरानी चीज़ों, कोई भी वस्तु। किन नगरों से कौन सा वस्तु मिला है? तो चलिए आपका सबसे पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको ये टॉपिक याद रखना है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये VVI टॉपिक है। ये अब यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको वहाँ पर दे देगा मृतकों का टीला, तो आपको वहाँ पर मृतकों का टीला को सही लगाना है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के। उस नदी के किनारे की भूमि बहुत ही उपजाऊ था, इसीलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से भी कहा जाता है। यहाँ से 1398 मुहरे प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से 1398 मुहरे प्राप्त हुए। एक पुजारी का सिर भी मिला है। कांस्य की नर्तकी मतलब कांस्य की मूर्ति। सूती कपड़े के अवशेष, जो सूती कपड़े पहनते उसका अवशेष भी मिला है। दूसरा मिला है पानी का जहाज। जो पानी का जहाज होता है, जो जिसको हम लोग नाव बोलते हैं, उसी को पानी को जहाज कहा जाता है। हाथी दांत भी मिला है। शिलाजीत मिला है। शिलाजीत एक दावा है। गाड़ी के पहिए मिले हैं। गाड़ी का पहिए भी मिले हैं। मेसोपोटामिया के मोहरे मतलब मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, उसका मोहरे मिला है। दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा, पुरोहित राजा, जिसको पुरोहित राजा बोलते हैं, उसका मूर्ति भी मिला है। हाथी दांत की तराजू, हाथी की दांत के जो तराजू होता है वो भी मिला है। पशुपति की मुद्रा भी मिले। आदि वस्तु मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आपका दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो दूसरा में हड़प्पा, यहाँ से स्त्री के लघु मृण मूर्तियाँ, यहाँ से मतलब स्त्री के छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्री के मूर्ति से जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। ठोस पहिए वाली गाड़ी मिला है।
ठोस पहिए मतलब बरुआर पहिए का एक गाड़ी भी मिला गया है। RH 37 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। हड़प्पा से RH 37 कब्रिस्तान भी मिला है। लकड़ी का हल खेती करते थे ना, तो वहाँ से एक लकड़ी का हल भी मिला है। लेख युक्त बर्तन भी मिला है। शंख का बैल मिला है। तांबे की मुहरे भी मिला है। गेहूं है, जौ की भूसी मिली है। मटर और तिल की खेती का प्रमाण भी मिले हैं एवं खरगोश के चित्र बारे मुद्राएं भी मिले हैं। यहाँ से आपको VVI टॉपिक है ये VVI टॉपिक है कि स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखा गया, ये कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से, ये आपको याद रखना है। और RH 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने का ज़्यादा चांस बना रहता है। अब चलिए आपको चनहुद्रो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जो मोहनजोदड़ो के बाद ये भी चनहुद्रो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से मनके बनाने की कारखाना मिला है। मनके का मतलब होता है, जाने बतलाए ना, एक प्रकार का मोतिया माला, जो आज लोग जो लेडीज लोग मोती जो पहनते हैं ना, उसी को मनके बोलते हैं। उस जमाना में उनको मनके बोला जाता है। तो जो चनहुद्रो है ना, यहाँ से मनके बनाने की कारखाना मिला है। पीतल के बर्तन, लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक भी मिला है जो लड़की लोग लगाते हैं। तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। तराजू एवं बैलगाड़ी और भी सामान मिले। यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो कितने किलोमीटर पर है? 670 किलोमीटर पर। और मोहनजोदड़ो से चनहुद्रो 128 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अब आपका है चौथा पॉइंट है लोथल। यहाँ से फारस की मुहरे मिले हैं। लोथल से फारस की मुहरे मिले हैं। धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से। हाथी दांत का पैमान लोथल से मिला है। मनके बनाने का कारखाना लोथल से और चनहुद्रो से भी मिला है। मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो और लोथल से भी मिला है। फिर आपको कुत्ते की मूर्ति भी मिला है लोथल से। बकरी का हड्डियाँ भी मिला है। तो ये लोग बकरियाँ भी पालते थे, इसीलिए तो बकरी का हड्डियाँ, कुत्ते की मूर्ति भी मिला है। 3 युगल सावधान एवं गोदी बंदरगाह के प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ एक बंदरगाह बनाया गया था, जिससे यहाँ से सामान को व्यापार करने में आसानी से होता था। लोथल से क्या मिला? एक बंदरगाह का प्रमाण लोथल से ही मिला गया। चलिए अब आपका 5वां पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त? यहाँ से अगिन कुंड मिला। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अगिन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपको सिर्फ कहना है कालीबंगा से। अगिन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। बेलनाकार मुहरे, तांबे के बैल की मूर्ति भी मिला है। लकड़ी की नाली मिला है। लकड़ी का नाली, जो आज हम लोग ईंटा का नाली बनाते तो उस समय लकड़ी का नाली भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। नक्शेदार ईंट, जो कुएं में प्रयोग होते हैं उसे नक्शेदार ईंट कहते हैं। मस्तिष्क सोंठ की बीमारी वाला कपाल, एक बीमारी वाला कपाल भी मिला है। हर से जूते खींच की साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। एवं भूकंप की प्रचिंतम का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा में जो भूकंप आया है ना, उसका भी प्रमाण मिला है। अब चलिए आपका 6ठा पॉइंट है कि बनावली। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा में स्थित है। यहाँ से चक्राकार अंगूठिया मिला है। नाक एवं कान की बलिया भी मिला है। मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले। आपको ये याद रखना है कि बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से। अगिन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अगिन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से। VVI टॉपिक सब आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना है। अभी बहुत सा टॉपिक है, अब इससे आगे कल पढ़ा देंगे। चलिए आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप इस थ्योरी का PDF लेना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर इसका PDF मैं अपलोड कर दिया हूं। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।